उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक प्रेस क्लब में आज जय हिंद नेशनल पार्टी ने अपनी पार्टी का शुभारंभ किया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने सभी का धन्यवाद किया और शुभारंभ समारोह में घोषणा की कि आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में सभी 403 सीटों से पार्टी अपने शिक्षित और संकल्पित उम्मीदवार उतारेगी। जय हिंद नेशनल पार्टी धीरे धीरे पूरे देश में अपना विस्तार करेगी। पार्टी अभी 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश में संगठन पर काम कर रही है। पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मयंक श्रीवास्तव ने सभी को आश्वासन दिया कि जय हिंद नेशनल पार्टी पूरे प्रदेश में एक नए विकल्प के तौर पर उभरेगी। डॉक्टर राजीव मिश्रा पार्टी उपाध्यक्ष ने पार्टी के नींव और उसके संचालन से सबको अवगत कराया। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव द्वारा कुछ विशेष नियुक्तियां पत्र भी दी गईं। उनमें शामिल रहे मयंक श्रीवास्तव प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, R.K. श्रीवास्तव राजनीतिक सलाहकार और डॉक्टर विमल किशोर श्रीवास्तव प्रशासनिक सलाहकार। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता विभिन्न राज्यों से इस शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित रहे। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने ये शपथ ली कि वो देश को एक काबिल, ईमानदार, संवेदनशील, प्रतिबद्ध, शिक्षित और सशक्त विकल्प देंगे। RKM से रामकृष्ण मिश्रा की रिपोर्ट। भाव को अपने हृदय में, अपनी अंतरात्मा में आत्मसात करते हुए और इस दृष्टि को पूर्ण निश्चलता से निष्पक्ष भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मंच पे बैठे हुए सभी स्वागत और आए हुए पत्रकार बंधु विशेष अतिथि सभी का मैं यहाँ पे आपका स्वागत करता हूँ, जो हमारे जय हिंद नेशनल पार्टी के मिशन 2022 के लिए आज एकत्र हुए और इस मिशन को सार्थक करने के लिए हम लोग एक बैठक यहाँ पे कर रहे हैं प्रेस ऐतिहासिक प्रेस क्लब में। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे दिल्ली से आए हुए डॉक्टर विवेक नागर जी, जो जिनके प्रयास से अभी आप उनका मिल रहे हैं, तो उनका मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता रहता है। वो भी हमारे और जितने भी यहाँ पे विशिष्ट अतिथि बैठे हैं, मैं उन सभी का नमन करते हुए पार्टी के बारे में संक्षिप्त से रखता हूँ। पार्टी जय हिंद नेशनल पार्टी, जय हिंद नेशनल पार्टी एक विचार होती है, पार्टी एक विचारधारा होती है। ये विचारधारा 2018 में आई थी और आई थी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी के द्वारा। डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जो प्रयागराज से मूलतः निवासी हैं और उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट करा हुआ है और इसके बाद उन्होंने डबल डॉक्टरेट करा हुआ है, राजनीतिक शास्त्र में भी डॉक्टरेट है। आज उन्हें 20 वर्ष से ज़्यादा का अनुभव है और इस अनुभव के आधार पर वह यहाँ की एक जनमानस की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए हम सभी के साथ चलने को उत्पन्न। 2018 में यह विचार आया और उनके ही सहभागियों ने मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाने की एक शपथ ली। 2019 में इसे सभी ने मिलकर चुनाव आयोग में रजिस्टर कराने के लिए 2020 का वर्ष आप सभी को याद है, कोरोना काल था, सब कुछ रहा, लेकिन हमारे लिए सौभाग्य ये रहा कि 2020 में हमें चुनाव आयोग से इसका मिल गया और हम लोग 2020 में एक रजिस्टर्ड पार्टी जो एक नेशनल पार्टी के रूप में, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आने वाली है, उसके लिए हमें मिल गया। 2021 आज जहां हम बैठे हुए हैं, ये भी बड़ा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश की भूमि जो तीर्थ स्थल हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, हमारे जितने भी देवी देवता हुए हैं, उनकी भूमि पे आज हम इस प्रण को लेके आए हैं कि हम इसमें पुनः एक विश्व गुरु, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आए। और यह एक छोटी सी कल्पना हम लोग यहाँ आज लेके आए हैं, शपथ लेके जाएंगे और ये आगे राष्ट्र तक हो, ऐसी हमारी विचारधारा है, ऐसी हमारी परिकल्पना है। 2022 आज 2022 मिशन 2022 के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए। तो मिशन 2022
उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा जो पूरे भारत का एक 403 सीटें हैं, उस पूरे भारत को जो गवर्न करती है, एक प्रमुख भूमिका रहती है उत्तर प्रदेश की, सबको ही मालूम है। तो 2022 में हम इसको सार्थक करके दिखाएंगे। हमारा प्रयास ये है कि अच्छे पढ़े लिखे लोग और शिक्षित वर्ग और प्रबुद्ध वर्ग सत्ता में आए, विधानसभा, राज्यसभा, और वहां पे अपना जो एक्सपीरियंस है उसके बल पे वहां पे अब विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करें, जिससे जो प्रबुद्ध वर्ग होगा आज वह कहीं ना कहीं अच्छा कार्य कर रहा है। कितने आईआईटी हैं, कितने आईआईएम हैं, उनसे निकले हुए प्रबुद्ध लोग कहीं ना कहीं अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में उनका सहभागिता बहुत ही नगण्य है, जिसके कारण अन्य तरह के लोग उसमें सहभागी होते हैं और जो भी आगे का कार्य होता है वह करते हैं। हमारी व्यवस्था, जय हिंद नेशनल पार्टी की यह व्यवस्था है कि आम जनमानस में से उन प्रबुद्ध जनों को लेना, उन्हें राष्ट्र के लिए, उन्हें देश के लिए और उन्हें यहाँ की व्यवस्था को सुधारने के लिए जो भी कार्य करना हो उसे अपने आप से संकल्पित होना और उसे राष्ट्र के लिए देना। तो हम इस उद्देश्य से आगे बढ़े हैं। 2022 में हम लोग पूरी 403 सीट पे अपना प्रबल दावेदारी देंगे। इस संकल्प को हम लोग आगे रखते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। चिर विजय की काम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही प्रसन्न होंगे और आप सबको प्रसन्न चित्त रखने के लिए, आप सबको संतुष्ट रखने के लिए एक सेवा भाव के साथ इस शुरुआत को हमने, इस मुहिम को हमने उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव के साथ शुभारंभ करने का प्रण लिया है, माननीय डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी के साथ। जय हिंद पार्टी, जय हिंद पार्टी का नाम, उसमें ही हमारी सोच और हमारे उद्देश्य की पवित्रता छुपी हुई है। क्यों? जय हिंद का नारा देने वाले सबसे पहले हमारे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी लहू कर उबलता हुआ रक्त सानी था भारत के सुनहरे भविष्य के लिए। भारत के सुनहरे भविष्य को आने से कोई रोक नहीं सकता। हम सब कुछ बीमारियों से ग्रस्त हैं, खास करके हमारा शिक्षित वर्ग। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, न्यूज़ सुनते हुए हम अक्सर उंगली उठाते हैं, फला मुख्यमंत्री ने ये काम अच्छा नहीं किया, फला मंत्री ने ये काम अच्छा नहीं किया, परंतु सॉल्यूशन क्या? क्यों नहीं शिक्षित समाज आगे अपना कदम बढ़ा करके कोशिश करता है एक आमूल चूल परिवर्तन लाने के लिए? क्या कमी है? परिवर्तन वही ला सकता है जैसे सृजन का सही मतलब पता हो। सृजन शिक्षा की सबसे पहली उत्पत्ति है। तो शिक्षित वर्ग निष्क्रिय क्यों है? क्यों आज हमारा शिक्षित वर्ग अक्सर वोट करने जाने की जगह छुट्टी मनाना पसंद करता है? मैं तारीफ करना चाहूंगा हमारे रूरल सेक्टर की। उनका वोटिंग परसेंटेज, हमारे बहुत ही प्रिय बंधु, पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, उनको पता होगा, मुझसे ज्यादा जानकार हैं कि उनका वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है। शहरी, अर्बन, रूरल एरियाज के अगर आप रेशियो को मीट आउट करेंगे तो हमारा शिक्षित समाज आगे आए, अपनी रचनात्मकता को, अपनी सृजन शक्ति को एक स्वच्छ छवि के साथ
प्रदेश से, देश से, अपने सिस्टम पे दिखने वाले कमियों को दूर करें, क्योंकि कमेंट भी वही करता है जिसको कमियां दिखती हैं। ये शुभारंभ है। जैसा हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमारी प्राथमिकता उन लोगों को मंच प्रदान करने की, उनको टिकट देने की होगी जिनकी छवि साफ है, जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, पर कहीं ना कहीं जो हमारी 75 साल की राजनीति में एक सोच बन गई कि राजनीति एक वर्ग विशेष के लोग ही करते हैं। तो मैं आप सारे पत्रकार बंधुओं से, उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को ये बताना चाहता हूं कि यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो उसको ये जय हिंद नेशनल पार्टी निराश करने वाली है। वो इसलिए निराश करने वाली है क्योंकि हमारे क्राइटेरिया में अपराधी छवि, मुकदमों की गिनती वाले लोग, ये थोड़ा पीछे छूटने वाले हैं। जो पढ़ा लिखा है, जो कहीं ना कहीं डर रहा है कि मैंने ये कमी देख तो ली, लेकिन यदि मैंने बोला तो न जाने मेरे साथ क्या हो सकता है, न जाने मेरे परिवार, मेरे शुभचिंतकों के साथ क्या हो सकता है, उसको ये मंच जय हिंद नेशनल पार्टी प्रदान करने वाली है। इस मंच पे आने के बाद हमारा उद्देश्य है कि हमारे सभी निराश्रित, पिछड़े, सभी असहाय लोग मुखर होकर के अपनी सोच को सामने रखें और देश को, प्रांत को, आपके उत्तर प्रदेश को बने हुए 70 वर्ष हो गए, नवगठित उत्तर प्रदेश 70 साल पुराना है। आपका ये प्रेस क्लब 65 साल पुराना है। बहुत सी गोष्ठियां, बहुत सी चीजें आपने यहाँ पे देखी होंगी। बहुत से, लखनऊ की भाषा में मैं एक शब्द यूज करूंगा, शायद करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी मन के आवेग को रोक नहीं पा रहा हूं। भोकाल वाले नेताओं को आपने यहां से संबोधित करते हुए सुना होगा, परंतु यहां पे आपको भोकाल मिले ना मिले, पर एक उज्जवल भविष्य, एक संस्कार और हर उस व्यक्ति को एक मंच जरूर मिलेगा जो अपनी बात कहते हुए डरता रहा, संकोच करता रहा। क्यों? क्योंकि उसी के पास सॉल्यूशन है। बहुत सी जातियां, बहुत से समुदाय, बहुत से धर्म, बहुत से नेता कहीं ना कहीं अपनी बातों को किसी आवरण में छुपा करके आप सबके सामने रखते रहे, पर यह सीधा संवाद होगा मेरे अपने प्रिय भाइयों के साथ, वो आम जनमानस के साथ, आप पत्रकार बंधुओं के साथ। इसीलिए हमने पहला ये कदम उठाया है, आपके ऊपर भरोसा करके, आपकी लेखनी की शक्ति को अपनी जान मानते हुए कि आप सबका सहयोग, आप सबका साथ, आप सबका दिशा निर्देश हमको प्राप्त होगा। यहां पे हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय पार्टी के विषय में आपको बताएंगे, पार्टी के विचार बंधु उनसे अवगत कराएंगे, लेकिन मैंने कोशिश की है हमारी विचार की आत्मा आपके साथ शेयर करने की। ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। हम लोग एक छोटी सी प्रयास में एक आपकी जो ऊर्जा है वो जुड़ जाएगी तो ये प्रयास सफल जरूर होगी। उत्तर प्रदेश मंत्री है और बहुत काम करना है और उस काम की कड़ी में हर किसी का साथ चाहिए। हमारे पत्रकार बंधु, शिक्षक समाज, चिकित्सक समाज, विधि वर्ग, ब्यूरोक्रेसी वर्ग, आम जनता, युवा नेता, हर किसी की आवश्यकता है इस समय। आप उत्तर प्रदेश की परिस्थिति अगर देखें तो
मुझे लगता है हमें स्वयं जगना चाहिए, किसी को जगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, उत्तर प्रदेश को गठित हुए 70 वर्ष हो चुके हैं, 71वां वर्ष चल रहा है, लेकिन आज भी मैं चंद आंकड़ों के माध्यम से आपको अवगत कराऊंगा। 70 वर्ष बाद भी 24 करोड़ में से करीब करीब 10 करोड़ जनता अशिक्षित है। 24 करोड़ जनसंख्या में करीब करीब 8 करोड़ लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। 34 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा, शिक्षित बेरोजगार उत्तर प्रदेश में ऐसे ही घूम रहे हैं। आजकल बहुत महिमा मंडन होता है एक चीज का कि कानून व्यवस्था बहुत तंदुरुस्त, दुरुस्त, हर तरह से अच्छी हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। आपको छोटा सा आंकड़ा होता है, उत्तर प्रदेश पूरे इंडिया में नंबर 1 राज्य है जिसके कुल केसेस 63 लाख, छोटे कोर्ट, बड़े कोर्ट, मध्यम कोर्ट, सारे न्यायपालिका में घूम रहे हैं। 63 लाख केसेस। आप सोचिए, एक केस में 2 परिवार जुड़ते हैं और एक परिवार से 4 लोग जुड़ते हैं, यानी 2 परिवार के 8 लोग अपनी आधी जिंदगी या पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी में लगा देते हैं। वो संख्या होके आती है करीब करीब 8 से 10 करोड़। उत्तर प्रदेश के 8 से 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी जिंदगी कोर्ट कचहरी में खत्म कर देते हैं। क्या विकास होगा बताइए? कैसे विकास होगा? क्या हम जाति धर्म के नाम पे सारी व्यवस्था करते रहेंगे? क्या हम ध्रुवीकरण की राजनीति को पसंद करते रहेंगे, या असली विकास की तरफ वाकई कदम उठाएंगे और कुछ करने की कोशिश करेंगे? क्या हम अपने घर में बैठ के टीवी देख के अपने आप को संतोष दे सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है, उसका जजमेंट ले सकते हैं? हम कुछ भी नहीं करेंगे लेकिन टीका टिप्पणी करते रह सकते हैं? इतना प्रिविलेज आपको किसने दिया है? या तो दिया गया है या आपको निष्क्रिय बनाया जा रहा है दिन पर दिन। मेरा अपना मानना है कि हमको निष्क्रिय बनाया जा रहा है, हमको कंफ्यूज किया जा रहा है, हमको दबाव में डाला जा रहा है, हमें कर्जों के तले दबाया जा रहा है ताकि हम उन चीजों में उलझे रहें। और जो सबसे जरूरी चीज है, सबसे जरूरी चीज है राजनीतिक सहभागिता, उससे हम कोसों दूर रहें। क्यों? क्योंकि आप पढ़े लिखे ना, आप अगर फ्रंट एंड पे आते हैं, अग्रिम श्रेणी में खड़े होते हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा और अगर हम चुपचाप बैठे रहे तो इसका कोई अंत नहीं है। प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है और आपको जान के दुख होगा, हो सकता है आश्चर्य भी हो, 58% आपके विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर जघन्य आपराधिक मामले चल रहे हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि इस त्रुटि को, अगर गलती हुई है तो सुधार की जाए, या ये गलती हम करने को दोबारा भी तैयार हैं? उत्तर प्रदेश में सारी असीम संभावनाएं, बड़ा स्टेट, जितना बड़ा स्टेट उतनी बड़ी संभावनाएं, उतनी बड़ी जो है समृद्ध होने की शक्ति, उतने ही यहाँ पे नौजवान, उतने ही शिक्षित, क्योंकि यहाँ के लड़के, यहाँ की बच्चियां पढ़ाई लिखाई करके टॉप मोस्ट ब्रैकेट में जाते हैं और उसको बोलते हैं सिविल सर्विसेज। वो सब करने के बाद वो कहाँ सर्विस दे रहे हैं? आउट अदर देन उत्तर प्रदेश स्टेट, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली। हमारे स्टेट में क्या है? रंगदारी। किसको बन पाया? व्यवस्था इतनी अच्छी है लेकिन हमारी राजनीतिक व्यवस्था इतनी खराब है कि एक बहुत बड़ा गैप घोषणा की गई, जिसका भ्रामक प्रचार सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के विभिन्न राज्यों में किया गया, और वो अमाउंट था 4.28 लाख करोड़। जोड़िए जीरो को आप, 4.28 लाख करोड़। ये अमाउंट छोटा है क्या? लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, लोगों को आस देने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है।
5 वर्ष इस सरकार के हो गए, 5 वर्ष पिछले सरकार, जो कि पूरे चले। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार पूरी चली, भाजपा की सरकार पूरी चली। आप में से बताइए, आप सब बहुत प्रबुद्ध हैं, सब बहुत जानकार हैं, हमारे मीडिया क्षेत्र के बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे बताइए कितनी इंडस्ट्री लग गई उत्तर प्रदेश में, एमओयू में कितना, जितने एमओयू थे उसमें कितने पे कार्रवाई हुई, मुझे बताइए। आप में से किसी की जानकारी है? कोई भी कुछ बता सकता है? कितने एमओयू यहाँ पे जितने हुए थे, कितनी फैक्ट्रियां लग रही है? लग रही है तो कहाँ लग रही है? चलिए मुझे लखनऊ के आसपास बता दीजिए, किसी को कोई जानकारी है? तो हमें शिक्षित होने के साथ साथ जानकार भी होना है। जानकार होने के साथ साथ अपने जो एक ही मात्र हक है हमारे पास, और वो हक है वोट देने का, उसको तो सही से इस्तेमाल किया जाए कि किसी के प्रलोभन में। गांव में आप देखिए, कोई 500 दे रहा है, कोई साड़ी पाट दे रहा है, कोई मीट मुर्गा खिला दे रहा है, कोई पनीर खिला दे रहा है, उस नाम पे आप वोट दे देते हैं। शहर में क्या होता है आप सबको पता है। हमारा शिक्षित समाज, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, आप देखिए भीड़ करने के लिए ये पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ रोजगार नहीं करना चाहती उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि उनके झंडे कौन उठाएगा, उनके लिए रैलियों पे बाइक लेके कौन आएगा, 500 रुपए के लिए दिन भर खड़ा कौन रहेगा। इतना कमजोर कर दिया है युवाओं को, इतना कमजोर कर दिया है परिवारों को कि हम बस इसमें खुश है कि भैया हमने सेल्फी खिला दिया, खींच लिया फलाने नेता के साथ और हम बहुत बड़े नेता हो गए और हमारा सारा काम यहाँ हो जाएगा। एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ, इलाहाबाद से जो भी होंगे शायद उससे वाकिफ हो। इलाहाबाद का सौंदर्यीकरण किया गया, रोड जो है बहुत चौड़ी की गई कुंभ के बजट को लेकर। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए डेवलपमेंट। आपको बहुत बेसिक बात बताता हूँ कैसे बर्बाद किया जा रहा है हमारे प्रदेश। 1.5 करोड़ पेड़ कटे हैं, 1.5 करोड़ पेड़ कटे इलाहाबाद से, और लगे कितने? ये डिसाइड हुआ था कि 1.5 करोड़ पेड़ कटेंगे, 1.5 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। लगे कितने आज तक? 1.5 लाख भी नहीं लगे। बताइए कैसे हम अपने इकोसिस्टम को बचाएंगे, कैसे हम इस मनमानी को बचाएंगे जो हमारी सरकारें कर रही हैं। ये क्यों कर रही है? क्योंकि नाकाबिल, अशिक्षित, अपराधी सत्ता में काबिज है। हमें इसको बदलना ही होगा। मैंने आपको बहुत संक्षेप में सिर्फ चंद आंकड़े बताए हैं, इसके मैं डिटेलिंग में जाऊंगा तो आपको तकलीफ बढ़ती चली जाएगी। चिकित्सा व्यवस्था में आप देखिए क्या हाल हुआ। मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या सिर्फ लखनऊ का हक है राजधानी होने की वजह से कि यहाँ पे सारे हर स्तर की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो? उत्तर प्रदेश का लखनऊ में सारी व्यवस्था व्याप्त है। चिकित्सा व्यवस्था हमारे हर शहर में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं गांव तक जा रहा हूं, आपको मैं बताऊं इतनी बुरी हालात हैं, इतने बुरे हालात हैं कि मैं आप अगर मैं यहाँ प्रेजेंटेशन का मौका तो मैं आपको दिखाता, कहने की बात कुछ और, टीवी पे न्यूज चलाने की बात और जमीनी हकीकत कुछ और। हम कर क्या रहे हैं? हम कर ये रहे हैं, हम जैसा भैया चलिए अपना हमारा स्टेट रिटायर्ड स्टेट के नाम से ना घोषित हो जाए कि हमें कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा मत होना चाहिए भैया। आप सबको आगे आना पड़ेगा। आप अपना एक चीज जो है स्ट्रॉन्ग चीज है वो आपका वोट जरूर दीजिए, और साथ ही साथ उसको वोट दीजिए जो पढ़ा लिखा हो, जो आपकी बात को ठीक से रख सके सदन में, जो नीति अगर बनाता है तो उसको पढ़े, ऐसे नहीं कि सिर्फ हस्ताक्षर कर दे और पता नहीं उस नीति में क्या लिखा है, किस तरह से उसका उपयोग होने वाला आने वाले समय में। तो मैं आप सबसे पुनः निवेदन करूंगा, जय हिंद नेशनल पार्टी। आशीष श्रीवास्तव, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जय हिंद नेशनल पार्टी का। तो सर ये पार्टी जो है कब बनाई थी आपने, मतलब इसका निर्माण? इस पार्टी की नींव रखी गई है 2018 में। 2019 में इसका हमने आवेदन कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली में। 2020 में उन्होंने हमारे आवेदन को स्वीकार किया। जय हिंद नेशनल पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए हमें मौका दिया, और 2021 में हम आपके समक्ष मौजूद हैं। सर क्या 2022 में जो इलेक्शंस है उसमें आप जो है सभी सीटों पे लड़ने के लिए तैयार हैं?
बिल्कुल 2022 में हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और अच्छे उम्मीदवारों का चयन करके उनको मैदान में उतारेंगे और पूरी कोशिश होगी कि एक दमखम के साथ, एक बुलंद आवाज के साथ, एक शिक्षित समाज के साथ प्रदेश की राजनीति को बदलने की और सुधारने की कोशिश करेंगे। सर सूची आपने बना ली क्या? जी, इसकी सूची आपने बना ली है? 3 महीने बचे हैं। 3 महीने तो बचे भाई साहब, अभी 5 महीने बचे हैं। फरवरी में चुनाव दिसंबर में घोषित हो जाएगा। 5 महीने बचे हैं, दिसंबर तक हमारी भी सूची घोषित होगी। वही पूछा। जी जी। तो सर आपके जो है लड़ने के लिए जो आप तैयार हैं, तो उसके विषय में जो है ये आपको जो मतलब जैसे कि जो है बेरोजगारी या अन्य चीज़ों को लेकर के नहीं व्यक्ति उतरता है, तो आपकी जो उसमें जो है क्या है? देखिए भाई साहब, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, पिछले 70 वर्षों में, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, पिछले 70 वर्षों में जो पहला चुनाव था उत्तर प्रदेश का और जो अभी का चुनाव है, वही पुराने घिसे पिटे मुद्दे चले आ रहे हैं और वो मजबूरी है कि चलाना ही है। कि आज भी जो पहले चुनाव होते थे कि हम गरीबी हटा देंगे, लोगों को अच्छी चिकित्सा व्यवस्था देंगे, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देंगे, लोगों को रोजगार देंगे, आज भी वो सारे मुद्दे जीवित हैं। मुझे लगता है जो पुरानी पार्टियां हैं या बड़ी पार्टियां हैं, इन मुद्दों को शायद कभी जीवन अंतराल नहीं खत्म करने देना चाहती। मेरी पार्टी, हम लोग अगर आते हैं सत्ता में, हम इन सारे बिंदुओं पे काम करेंगे, क्योंकि हमारे भी चुनावी मुद्दे होंगे ना, क्योंकि हमें रोजगार देना है लोगों को, हमें लोगों को शिक्षित करना है, हमें लोगों को अच्छी जिंदगी देनी है, चिकित्सा व्यवस्था उत्तम करनी है, कानून व्यवस्था पे काम करना है। आप नई चीज कोई लेकर आएंगे? नहीं, तो आप पुरानी व्यवस्था नहीं, ये पुरानी चीज नहीं है, ये पुरानी व्यवस्था है जो कि रिक्वायरमेंट, उसको नई व्यवस्था में परिवर्तित करना है भाई साहब। रोजगार आपने कहा, रोजगार के नाम पे मैं बताता हूँ, अगर रोजगार हमारे प्रदेश में, ये चुनाव पे जितना बजट हमारे राजस्व से खर्च हो रहा है, अगर उसका मात्र 10% भी हो तो हर स्टेट में एक फैक्ट्री लग सकती है और बड़ी फैक्ट्रियां लग सकती हैं हर स्टेट में। ये भ्रामक प्रचार से और राजस्व का पैसा का जो दोहन हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए और ये हम नहीं होने देंगे। सर आपका मुख्य मैनिफेस्टो में क्या होगा? मेरा मुख्य मैनिफेस्टो का मुद्दा है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो 10 करोड़ अशिक्षित संख्या, इतनी बड़ी संख्या है, उनको शिक्षित करने का मेरा संकल्प है। हमारे प्रदेश में जो राजस्व के नाम पे हमारे भी गरीबी राज्य माने जाते हैं, आज भी हम बीमारू राज्य माने जाते हैं, हमें ऐसे व्यवस्था करनी है कि हमारे राजस्व में बढ़ोतरी हो। तो जो कैसे बच्चे बेरोजगार अभी आजकल पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, उनको आप कैसे नौकरी देंगे, कैसे आप करेंगे? देखिए, सरकार अगर चाहे, जो सत्ता पक्ष है वो चाहे, तो उसके हाथ में और उसके नीतियों में बहुत पावर होती है। हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए उसको ठीक से आवंटित करने का, ठीक से उस पर कार्य योजना बनाने का। PPP मॉडल के तहत, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत, अगर हम चाहें, सरकार चाहे, तो हर राज्य में फैक्ट्रियां लग सकती हैं, हर राज्य में रोजगार का उत्पन्न हो सकता है, हर जिले में जो है लघु उद्योग और कुटीर उद्योग पे काम हो सकता है। हमें इच्छा शक्ति दिखानी होगी और हम एज अ सरकार के तौर पे इस काम को करने के लिए प्रतिबद्ध है और हम करके रहेंगे। और इस तरह से भाई साहब, आपके प्रश्नों का उत्तर है, हम रोजगार देंगे। PPP में तो पूंजीपति भी आ जाएंगे जी, पूंजीपति भी उसमें आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? ये आपका काल्पनिक प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता है, उन्हीं प्रश्न का उत्तर हो सकता है जो कि इस समय समस्या है। आपने कहा पूंजीपति, हम ये काम जरूर कर सकते हैं कि भैया आपकी जो पूंजी है वो नेक कार्य में लगाइए, पॉलिटिक्स में गंदगी ना मचाइए। पॉलिटिक्स में, राजनीति में इस समय जो गंदगी है, राजनीति में जिस तरह की इस समय ध्रुवीकरण है, राजनीति को जिस तरह से व्यवसाय बना दिया गया है, अब समय आ गया इसको खत्म करने का। आपने पार्टी बनाई, पार्टी बनाने का उद्देश्य क्या है और एजेंडा मुख्य क्या है, जिससे जनता आप जिंदगी, मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि हमारे प्रदेश की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, हमारे प्रदेश की जनता जिंदगी बहुत कठिन कर दी गई है। आपको नहीं महसूस हो रहा, लेकिन हमारे उठते ही चिंताएं शुरू, सोते हैं चिंता। हमारी जिंदगी में सरलता की आवश्यकता है और हमारी जय हिंद नेशनल पार्टी अगर आती है, सबसे पहले यही काम करना है कि सरलता कैसी दी जाए। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। क्या जरूरी है कि किसानों का लोन माफ किया जाए? आप लोन देते हैं तभी तो लोन माफ करने की बारी आती है, यानी आपके पास पैसा है उनका लोन माफ करने के लिए। तो हम क्यों नहीं ऐसा व्यवस्था बनाए भाई साहब कि वो जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो इतनी चिंताओं में दिन रात सोते हैं, उससे बेहतर है कि हम उनके लिए पहले ही फंड सिस्टम का अलॉटमेंट करें, जिससे कि उनको कर्ज ही ना लेना पड़े
और ये काम वो कर पाएगा जिसके मन में लोभ लालच नहीं होगा और जिसको ये नहीं होगा हमें इसको अपने ऊपर निर्भर बनाना है। बाकी सरकारें किसान हो, पढ़े लिखे समाज हो, युवा हो, उन सबको अपने ऊपर निर्भर बनाने का काम कर रही है। वो कहाँ से लाते हैं? बिल्कुल नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं भाई साहब। आप मेरे फंड ला के देंगे ना? बिल्कुल किसानों को फंड ला के देंगे। फंड है, ला के देना नहीं है, फंड है भाई। देखिए 3 बुआई होती है साल भर में, कितना खर्च होता है? पर एकड़ 25,000 रुपए का खर्च होता है मात्र। आप जो लाखों करोड़ों रुपए कहते हैं हमने जो है माफ कर दिया, हम कहते हैं जब आप आधार कार्ड है, बैंक खाते खुलवा दिए, इतना अच्छा काम सरकार ने किया है। हर बुआई के पहले 25,000 रुपए दे दिया कीजिए भैया उसके खाते में, काम खत्म, लोन का व्यवस्था ही खत्म। मुख्य मुद्दा ये है ना कि हम स्वावलंबी नहीं बनाना चाह रहे। हम उधार देने का मतलब आपसी वसूली भाई सीधी सी